हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। पिछले वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए बायोस्टैट के एक टॉपिक मीन के बारे में डिस्कशन किया था। और पिछले वीडियो में जैसा आपको बताया था, मीन के कैलकुलेशन के कई सारे मेथड हैं। उनमें से जो दो सिंपल मेथड थे उनको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम दो फर्दर जो और मेथड हैं मीन कैलकुलेशन के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले मेथड्स में आपने देखा था कि जब डाटा वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होती हैं या डिस्क्रीट डाटा, जब दो सीरीज़ में डाटा दिया होता है जिसमें डाटा वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी हो या सिर्फ डाटा वैल्यूज़ हो, तो कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं ये आपको पिछले वीडियोस में बताया गया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब डाटा वैल्यूज़ जो हैं वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दी हों तो कैलकुलेशन किस तरह से मीन का किया जाएगा, और अगर दो डिफरेंट मीन दिए हों तो उनका कंबाइंड मीन कैसे निकाला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये तीसरा मेथड है। जैसा कि आपको बताया, पिछले वीडियो में दो मेथड आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं मीन कैलकुलेशन के। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस पिछले वीडियो को देखिए जिसमें मीन कैलकुलेशन के दो सिंपल मेथड आपको बताए गए। तो तीसरा मेथड जो है, इसमें डाटा वैल्यूज़ इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। तो अगर कोई ऐसा सर्वे डाटा है जिसमें डाटा वैल्यूज़ जो हैं वो क्लास इंटरवल, हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल के रूप में दी गई हैं और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई हैं, तो इस तरह के डाटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मींस इस तरह के डाटा का मीन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आइए इस मेथड में ये सीखते हैं। तो अगर डाटा वैल्यूज़ आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में दी गई हैं, साथ में फ्रीक्वेंसी भी हैं, तो आपको ये एक डिस्क्रीट डाटा यानी कि डबल सीरीज़ वाला डाटा आपको मिला है। अब ये डाटा किस बारे में है? एक सर्वे किया गया जिसमें एक प्लांट पॉपुलेशन में हर पौधे पर जो फ्लावर्स की संख्या है, जो पुष्पों की संख्या है हर पौधे पर, उसके बारे में डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो ये डाटा आपको फ्लावर्स पर प्लांट यानी कि हर पौधे पर पुष्पों की संख्या कितनी है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया है और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब पहले आप इस डाटा को समझिए। इस डाटा के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 10 ऐसे पौधे पाए गए जिनके अंदर जो फ्लावर्स की संख्या थी, कुछ ऐसे पौधे पाए गए जिन पर फ्लावर्स की संख्या 1 से 10 थी। ऐसे 3 पौधे थे। 10 पौधे ऐसे थे जिन पर फ्लावर्स की संख्या 10 से 20 थी। 15 पौधे ऐसे थे जिन पर फ्लावर्स की संख्या 20 से 30 थी और 12 ऐसे पौधे थे जिन पर फ्लावर्स की संख्या, पुष्पों की संख्या 30 से 40 थी। तो ये डाटा हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के डाटा जिसमें डाटा वैल्यूज क्लास इंटरवल की और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दी हो, उसके कैलकुलेशन के लिए हम इस तरह का एक कॉलम बनाएंगे और इसमें पहले हिस्से में फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल, जो हमारे पास डाटा वैल्यूज क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, उनको दिया गया है। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने तीसरे कॉलम में रखी है। बीच में जो दूसरा कॉलम है ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमने वैल्यूज दी हैं वो मिड पॉइंट है। कैसे आया ये, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया, अभी इसकी बात करेंगे। और चौथा कॉलम जो बनेगा उसमें हम फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी गुणा करेंगे और वो हम चौथे कॉलम में रखेंगे। तो पहला जो कॉलम है हमारे पास वो तो ऑलरेडी हमें डाटा दिया गया है। सर्वे का डाटा जो हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में है वो तो एज सच है। अब हमें दूसरे कॉलम में इन क्लास इंटरवल वैल्यूज का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट किस तरह से निकालते हैं? जो आपके पास दो क्लास इंटरवल हैं उनको आपस में जोड़िए और उसको 2 से भाग कर दीजिए। उसके बाद जो संख्या आएगी वो मिड पॉइंट होगा। यानी कि 1 + 10, 1 + 2 11, उसको 2 से भाग करिए तो 5.5, ये मिड पॉइंट आ गया इस क्लास इंटरवल का। इसी तरह से 10 + 20 30 हो गया, 30 को 2 से भाग करिए 15, तो इसका मिड पॉइंट 15 है। 20 + 30 उसको 2 से भाग करिए, 20 + 30 50, 2 से भाग करेंगे 25, ये इसका मिड पॉइंट है। इसी तरह से 30 + 40 यानी कि 70, उसको 2 से भाग करेंगे तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा 35। तो कहीं पर भी अगर आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो जो आपके सामने क्लास इंटरवल वैल्यूज़ हों वो दोनों क्लास इंटरवल वैल्यूज़ को पहले सम करिए
सॉरी जोड़िए और उसको 2 से भाग कर दीजिए, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो मिड पॉइंट होगा। तो ये मिड पॉइंट, इसको हम m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, तो ये मिड पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये डाटा हमारे पास ऑलरेडी दिया गया था कि पहली क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 3 था, दूसरी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 10 थी, तीसरी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 15 थी और चौथी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 12 थी। तो ये जो तीसरे कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसीज बताई हैं, इनका हम जोड़ करेंगे, समेशन f यानी कि टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इनका जोड़ जो है 3 + 10 + 15 + 12 वो आएगा 40। अब ये चौथा कॉलम जो बनाया गया है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है उसकी गुणा हमने उसके बराबर वाले मिड पॉइंट से की है, उस कॉलम में जो मिड पॉइंट है। तो फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट यानी कि f इनटू m जो है, उसमें हम मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी की आपस में गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 5.5 ये हो गया 16.5, 10 गुणा 15 150, 15 गुणा 25 375, 12 गुणा 35 420। तो ये चौथा कॉलम जो हमारे पास है, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को आपस में गुणा करके लिखा है, उसका भी हम समेशन यानी कि उसका भी टोटल करेंगे। तो समेशन FM यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट, वो आपका आ जाएगा 961.5, 961.5। तो चौथे कॉलम को अच्छी तरह से समझिएगा। इस फोर्थ कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को आपस में गुणा करेंगे, जो एक ही क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उनको आपस में गुणा करके लिखेंगे और फिर उनका टोटल करेंगे। अब हम इसको फर्दर आगे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए फॉर्मूला है, ये जो हमारे लिए है, ये ऐसे मीन वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है जिसमें हम किसी ऐसे डाटा वैल्यू का मीन निकालते हैं जो हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में दी गई हो और साथ में फ्रीक्वेंसी भी हो। तो ये जो हमारे सामने फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू समेशन FM डिवाइडेड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का जो टोटल किया था, उसको हम समेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी के टोटल से भाग कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का टोटल हमारे पास था 961.5, 961.5, और उसको हम फ्रीक्वेंसी f यानी कि 40 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो ये जो है वो मीन हो गया, और ये 24.03 जो है वो ऐसी संख्या है जो इस पूरे डाटा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि इस प्लांट पॉपुलेशन में हर पौधे पर औसतन या एवरेज रूप से 24.03 फ्लावर पाए जाते हैं। तो जो आपसे कल कहा था, मीन वैल्यू निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारी डाटा वैल्यूज़ को अगर आपको अपने स्टडी में शामिल करना हो तो उन सारी डाटा वैल्यूज़ को नहीं लिखना पड़ेगा, उनका एक एवरेज निकाल कर आप उस एवरेज को उस पूरी डाटा वैल्यूज़, उस पूरे सर्वे को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी सारी यहाँ पर डाटा वैल्यूज़ थी और उनके लिए केवल एक वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये तीसरा मेथड है मीन कैलकुलेशन का, जिसमें आपको डाटा वैल्यूज जो हैं वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर दी गई हैं तो आप उसका कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक चौथा मेथड भी हो सकता है, लेकिन वो मेथड थोड़ा अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है। सपोज कर लीजिए आपने सर्वे किया है या किसी ने भी सर्वे किया है 2 अलग अलग जगहों पर, 2 अलग अलग ग्रुप या पॉपुलेशंस में, और वो दोनों ग्रुप के मीन आपके पास हैं। एक ग्रुप में आपने सर्वे किया किसी कैरेक्टर के बारे में और आपके पास उसका डाटा वैल्यूज जो आई उसका मीन आपने निकाल लिया। दूसरे समूह में, दूसरे ग्रुप में भी आपने सर्वे किया, वहाँ पर भी डाटा वैल्यूज जो आपको मिली आपने उनका भी मीन निकाल लिया। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों ग्रुप के मीन को अलग अलग ना बताकर इनको हम कंबाइंड फॉर्म में, संयुक्त रूप से इनका मीन हम निकाल के और उस एक मीन का इस्तेमाल करें जो इन दोनों ग्रुप के मीन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आपके पास 2 मीन है
और आप चाहते हैं इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक्सप्रेस करें, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म हमें मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम चौथा मेथड अप्लाई करेंगे मीन कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन ऑफ अ कंबाइंड मीन वैल्यू फॉर टू डिफरेंट मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ डाटा। मीन्स डाटा के दो समूहों के मीन के लिए अगर आपको एक कंबाइंड मीन निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब यहां पर ये n और x क्या है, n1 और n2 जो है वो तो डाटा वैल्यूज की संख्या है, जिस ग्रुप में आपने सर्वे किया है उसमें कुल कितनी वैल्यूज थी, वो संख्या n पहले ग्रुप के लिए n1 और दूसरे ग्रुप के लिए n2 कहलाएगी। x1 और x2 क्या है, x1 और x2 जो है वो मीन है, पहले ग्रुप का जो मीन आपने निकाला है वो x1 हो गया, दूसरे ग्रुप का जो मीन निकाला था वो x2 है। तो आपको क्वेश्चन में सीधा दिया होगा कि एक ग्रुप में जो सर्वे किया गया उसमें इतने वैल्यूज के लिए ये मीन आया और दूसरे ग्रुप में जो सर्वे किया गया उसमें इतने वैल्यूज के लिए ये मीन आया, अब इन दोनों का आप कंबाइंड मीन निकालिए। तो हमारे पास एक इसी तरह का क्वेश्चन है, ग्रुप ए है, इसमें 65 प्लांट्स पर 65 पौधों की ऊंचाई के लिए सर्वे किया गया और जो उस ग्रुप के लिए मीन आया वो 4 फीट आया, यानी कि जो ग्रुप ए है जिसमें 65 पौधों पर सर्वे किया गया उसके लिए मीन है 4 फीट या 4 उसका मीन है। दूसरा ग्रुप जो है पौधों का जिसमें 50 पौधे थे, उनकी ऊंचाई या लंबाई के लिए जो सर्वे किया गया उसका मीन जो है वो 6 फीट आया, यानी कि उसका मीन 6 है। तो हमारे पास दो मीन है 6 और 4 और दो ग्रुप हैं डाटा वैल्यूज के, एक ग्रुप है 65 और एक ग्रुप है 50। तो आप इसी फॉर्मूले को लगाइए, तो इसमें n1 पहले ग्रुप की संख्या हो जाएगी, n2 ये दूसरे ग्रुप की संख्या हो जाएगी, ये हो गई, x1 ये पहले ग्रुप का मीन हो जाएगा, पहला ग्रुप ए है उसका मीन ये है तो ये उसका मीन हो गया, n2 ये दूसरे ग्रुप के मीन के बारे में बात हो रही है, तो n2 जो है वो 6 है, दूसरे ग्रुप का जो मीन है। तो 65 गुणा 4, 65 गुणा 4 का मतलब ग्रुप ए की डाटा वैल्यू 65 और उसका मीन 4, n2 इंटू x2, तो n2 जो है ग्रुप 2 उसकी डाटा वैल्यू 50 और x2 उसका जो मीन है वो 6 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो n1 है 65 और n2 है 50, तो 65 प्लस 50 यानी कि 65 प्लस 50। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों की गुणा 260, इन दोनों की गुणा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 115। अब इन दोनों को जोड़कर 560 और उसको 115 से हम भाग करेंगे तो 4.86 फीट, ये हमारे लिए कंबाइंड मीन आ गया। तो यानी कि हमारे पास जो पहले डाटा था जिसमें हम ग्रुप ए के लिए 4 मीन बता रहे थे और ग्रुप बी के लिए 6 मीन बता रहे थे, तो हम दोनों को अलग अलग ना बताकर अगर हम ये कहें कि दोनों ग्रुप की डाटा वैल्यूज के लिए कंबाइंड मीन 4.86 है तो ये सही होगा। और हम अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में अगर दोनों ग्रुप के लिए 4.86 फीट जो है मीन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल सही है और आसान भी है। तो याद रखिएगा, अगर दो अलग अलग ग्रुप के डाटा वैल्यूज के लिए 2 मीन दिए गए हों और उनका कंबाइंड मीन निकालना हो तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों वीडियोस में जो कैलकुलेशन मेथड बताए गए हैं मीन के समझ में आए होंगे, आसान भी आपके लिए रहे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी अगर मीन्स के बारे में आप और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट भी हैं, यानी कि इसके कुछ गुण भी हैं और कुछ इसके दोष भी हैं। गुण इसके ये हैं कि ये बहुत सिंपल मेथड है कैलकुलेशन का, बहुत आसानी से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और डाटा वैल्यूज़ का डायरेक्ट रिलेशन दिखा सकते हैं आप आपस में क्या है और जो सर्वे किया गया है उसमें डाटा वैल्यूज़ का क्या रिलेशन है। लेकिन कुछ इसमें कमियां भी हैं, दोष भी हैं। दोष क्या हैं? सबसे बड़े 2 दोष हैं। मीन वैल्यू में हर वैल्यू का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आपने डाटा वैल्यूज़ के कलेक्शन करते समय कोई एक वैल्यू भी छोड़ दी तो आपका मीन गलत होगा। तो हर डाटा वैल्यू की इंपॉर्टेंस है और किसी एक डाटा वैल्यू के ना लेने पर आपका मीन जो है गलत निकलेगा। दूसरी बात,
डाटा वैल्यूज़ का मीन जो है उसको आप ग्राफ में या चार्ट की फॉर्म में जो है वो नहीं दिखा सकते हैं। दूसरे और कैलकुलेशन मेथड हैं, उनको आप ग्राफ की फॉर्म में या बार फॉर्म में या और किसी रूप में आप ग्राफिक डाटा रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू दिखा सकते हैं, लेकिन मीन वैल्यू को आप ग्राफ या चार्ट की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। तो ये दो बहुत बड़ी कमियां हैं मीन की। लेकिन फिर भी बड़ी डाटा वैल्यूज़ को अगर आपको केवल एक संख्या के रूप में दिखाना है किसी स्टडी या रिसर्च में, तो उसके लिए मीन सबसे सिंपल मेथड है। तो उम्मीद है आपको बायोस्टैट के ये पहले पार्ट में मीन कैलकुलेशन कुछ बेहतर समझ में आया होगा। अगले वीडियोस में हम मीडियन और मोड के कैलकुलेशन की बात करेंगे। और इसके अलावा भी अगर बायोस्टैट में आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है रेहान्स बायोलॉजी को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।